डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। हेलो किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा ये कार्यक्रम में खुला मंच है जो हम आपको प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी कृषि संबंधित जो समस्याएं हैं उन्हें हमसे साझा कर सकते हैं, उनके समाधान हासिल कर सकते हैं। हर कार्यक्रम में लेकर आते हैं कृषि से संबंधित हम नए विषय, और आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, यानी किस पर होगी चर्चा, आइए सबसे पहले आपको उसी की जानकारी देते हैं। आज के कार्यक्रम के विषय रहने वाले हैं सरसों की फसल में समसामयिक कार्य। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सरसों की फसल में समसामयिक कार्यों के बारे में, और इसी के साथ साथ किन्नू के बागों की देखभाल पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं और समय की हम कह सकते हैं मांग है। तो ऐसे में अगर कोई भी आपके पास समस्या है, कोई सवाल है आपके पास, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-1130-601, 1800-1130-601। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने जो सवाल हैं हमसे पूछ सकते हैं। इसका नंबर आपको बता देते हैं। इसका नंबर है 8800-520-717। जी हाँ, 8800-520-717 हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कीजिए, अपने सवाल, अपनी जो समस्या है वो हमसे साझा कीजिए। आप ईमेल भी कर सकते हैं, hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है, जिस पर आप अभी झट से ईमेल करेंगे तो हम तुरंत कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं वो उपस्थित हैं। तो आइए आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ओम प्रकाश अवस्थी जी, जो विभागाध्यक्ष हैं फल एवं उद्यान प्रौद्योगिकी संभाग, आय पूसा, नई दिल्ली में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार राय जी, जो निदेशक हैं भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान, सेवर, भरतपुर, राजस्थान से। डॉक्टर राय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। तो बिल्कुल आज के हमारे इस कार्यक्रम की चर्चा की हम शुरुआत करते हैं, और हम आपको बता दें कि आपके कॉल्स का इंतजार भी कर रहे हैं। सरसों की फसल में समसामयिक कार्य और किन्नू फसल की देखभाल किस तरह से कर सकते हैं, उसके बागों में कौन कौन से कार्य आप कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जानना है तो आप अपने जो टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो हमारी चर्चा की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर अवस्थी का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। किन्नू के बागों की देखभाल के बारे में पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी। किन्नू की अगर अभी फिलहाल मौजूदा परिस्थिति की बात करें तो वो किस अवस्था में है? इस समय जो है किन्नू बिल्कुल जो है पकने की कगार पे है, क्योंकि आप देखिए होंगे कि इस समय जो किसान भाई जो किन्नू लगाए हैं उसके फल जो है हरे से जो है हल्का पीलापन ले रहा है, और इधर 8-10 दिन में जो है किन्नू की तुड़ाई जो है शुरू हो जाएगी अब इसके बाद। जी बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले थोड़े से समय में जो किन्नू की तुड़ाई है वो शुरू होने वाली है। तो हम कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, हमें सावधानियां बरतनी होंगी, और अगर सावधानी पूर्वक ही हम तुड़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पादन हम हासिल कर पाएंगे। उसकी बिकवाली के लिए अगर हम मंडियों का रुख करेंगे तो किस तरीके से हमें करना है वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो इन तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे, हमारे विशेषज्ञ से हम जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक विशेष रिपोर्ट है वो दिखा देते हैं। एक नींबू वर्गीय फल है। किन्नू की खेती देश के कई हिस्सों में की जाती है, लेकिन पंजाब और उसके आसपास के इलाकों और राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ में इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। बता दें कि किन्नू एक बहुवर्षीय फसल है, इसीलिए इसके बागों की देखभाल पूरे साल ही करनी चाहिए। लेकिन जिन किसानों ने किन्नू के बाग लगा रखे हैं, उन्हें इस समय कुछ खास बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नवंबर दिसंबर में बहुत से नींबू वर्गीय फल तुड़ाई के लिए तैयार होना शुरू हो जाते हैं। इसी समय फलों का तुड़ाई पूर्व गिरना एक गंभीर समस्या है। फलों को गिरने से रोकने के लिए
10 ppm 2,4-D 1 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी का छिड़काव जरूर करें। किन्नू में गोदांती रोग लगने की आशंका रहती है। इसमें पौधों की जड़ें और तने की छाल गलने लगती है और पत्तियां अंदर की ओर मुड़ जाती हैं। तनों पर भूमि के पास से और टहनियों के रोगग्रस्त भाग से गोंद जैसा पदार्थ निकलकर छाल पर बूंद के रूप में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से छाल सूखकर फट जाती है और भीतरी भाग भूरे रंग का हो जाता है। रोग के प्रकोप से अंत में पौधा मरने की स्थिति में पहुंच जाता है। नियंत्रण के लिए तने या टहनी की रोगग्रस्त छाल को चाकू से छीलकर हटा दें। इस प्रक्रिया में रोगग्रस्त भाग से सटी थोड़ी स्वस्थ छाल भी हटाएं। इसके बाद ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम पाउडर आधारित की 100 ग्राम मात्रा का 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छीले हुए भाग पर लेप कर दें और 5 दिन बाद इसी भाग पर अलसी का तेल पोत दें। वे दिसंबर और जनवरी में फल तुड़ाई के लिए तैयार होने लगते हैं। किसान समय पर फलों की तुड़ाई करें और फलों की ग्रेडिंग या श्रेणीकरण करके ही उन्हें बाजार में भेजें। इससे मुनाफा होने की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। तो देखिए, अभी आपने एक विशेष रिपोर्ट जाना किन्नू के बागों के बारे में कि किस अवस्था में है, क्या समस्याएं आ सकती हैं और किस तरह से हमें उनसे निदान पाना है। विस्तार से हमारे विशेषज्ञ से भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आइए यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर राय का रुख कर लेते हैं, सरसों की फसल की हम बात कर लेते हैं। समसामयिक कार्यों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन अभी मौजूदा हम परिस्थिति की बात करें तो क्या अवस्था है सरसों में? जो सरसों की बुआई है अमूमन इस बार थोड़ी सी देर से हुई है, लेकिन कहीं कहीं किसान भाइयों ने 15 से 20 अक्टूबर के आसपास करी है जी। तो ऐसी स्थिति में जो फसल अभी वर्तमान में 50 दिन के आसपास की हो गई है और जहां देर से हुई है करीब करीब 40 दिन के आसपास हुई है जी। बिल्कुल। तो जो पहली सिंचाई भी किसान भाइयों ने कर दी है और जो नत्रजन की आधी मात्रा 40 किलोग्राम नत्रजन जो कि 90 किलोग्राम यूरिया के आसपास पड़ता है, तो हमने देखा है कि ये भी करीब करीब छिड़काव कर दिया और जहां थोड़ा समय से बुआई हुई है वहां पे फूल भी आने लगे हैं। और पिछले साल की अगर बात करेंगे तो ये सरसों की जो तिलहनी फसल है, जो भारत में उगाई जाने वाली समस्त तिलहनी फसलों में 91 लाख हेक्टेयर एरिया में उगाई है और 132 लाख टन इसका प्रोडक्शन रहा, जो कि देश में अब ये तिलहनी फसलों में प्रथम स्थान पर रही है। और अभी जो फसल है उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी है। किसान भाइयों ने जो पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई भी कर ली है और खरपतवारों का नियंत्रण भी उससे हो जाता है। उसके अलावा यूरिया का भी छिड़काव कर लिया है। तो आने वाले समय में कुछ जो समस्याएं होंगी उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे अभी पिछले 2-3 दिनों से देखें तो बहुत ये हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और हो सकता है कि आगे कुछ दिनों में ये शीतलहर का प्रकोप हो, तो ऐसी स्थिति में पाले की संभावना बनती है। तो उसके लिए भी किसान भाइयों को अभी से सजग रहने की आवश्यकता है। साथ ही कुछ बीमारियों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो अभी आने वाले दिनों में हो सकता है कि किसान भाइयों के खेत पर देखने को मिले। तो किसान भाइयों को इसकी जानकारी रहेगी तो अच्छे से इसका नियंत्रण भी कर पाएंगे। बाकी जो अभी फसल है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है। जरूरी है और सही समय पर समसामयिक कार्य करना भी बहुत जरूरी है। किस अवस्था में क्या करना है इसके बारे में विशेषज्ञ से विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। अच्छी पैदावार के लिए फसल में समय के हिसाब से जरूरी काम करने चाहिए। जिन क्षेत्रों में समय पर बुआई नहीं हो पाई है वहां मध्य दिसंबर तक पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26 और पूसा सरसों 28 की बुआई की जा सकती है। ये किस्में कम अवधि की हैं और देरी से बुआई करने पर भी अच्छी पैदावार देने में सक्षम है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में तापमान में तीव्र गिरावट के कारण पाले की भी आशंका रहती है। इससे फसल बढ़वार और फली विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे बचने के लिए सल्फर युक्त रसायनों का उपयोग फायदेमंद होता है। डाइमिथाइड सल्फर ऑक्साइड का 0.2% या 0.1% थायो यूरिया का छिड़काव फायदेमंद होता है।
इसके साथ साथ पाला पड़ने के समय सिंचाई करने से भी पाले का दुष्प्रभाव कम होता है। सरसों में सिंचाई जल की उपलब्धता के आधार पर करें। अगर एक सिंचाई उपलब्ध हो तो 50 से 60 दिनों की अवस्था पर करें। 2 सिंचाई उपलब्ध हो तो अवस्था पर पहली सिंचाई बुआई के 40 से 50 दिनों बाद और दूसरी सिंचाई 90 से 100 दिनों बाद करें। अगर 3 सिंचाई उपलब्ध हैं तो पहले 30 से 35 और अन्य 2 30 से 35 दिनों के अंतराल पर करें। बुआई के लगभग 2 महीने बाद जब फलियों में दाने भरने लगे उस समय भी सिंचाई करें। फसल को खरपतवार मुक्त रखने के लिए 20 से 25 दिनों में एक बार निराई गुड़ाई करने से सरसों की फसल और जल्दी से बढ़ती है। सरसों की कुल फसलों पर लगभग 3 दर्जन से भी अधिक हानिकारक कीटों का आक्रमण होता है। इसमें माहू और आरा मक्खी मुख्य कीट हैं। जब कीट का प्रकोप औसतन 25 कीट प्रति पौधा या 10% पौधों पर हो जाए तो फॉस्फोमिडान 25 WSC 250 मिलीलीटर या थायमिडान 25 EC 1000 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। तो देखिए अभी आपने एक विशेष रिपोर्ट सरसों की फसल पर आधारित। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर अवस्थी का यहाँ पर मैं रुख करना चाहूँगी। आपने बताया कि आगे आने वाले समय में तुड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, कार्य है जो हमारे किसानों को करना है, लेकिन उससे पहले भी कई तरह की समस्याएं यहाँ पर आ जाती हैं, जैसे फल का गिरना भी एक समस्या है। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? इस समय जो है जैसे कि जो किसान भाई जो इसे फल गिरने की समस्या होती है जी, ये जो है एक प्राकृतिक रूप से होता है। इसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पौधे में कई बार जो है पुष्प बहुत ज़्यादा आते हैं, फल बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो मैं बराबर किसान को ये कहता हूँ कि जहाँ फल गिरते हैं तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि जितना फल लगता है उसका जो है 50% ही जो है पौधे पे बचता है, बाकी सब गिर जाते हैं। अलग अलग उसमें गिरता है, कभी मई के महीने में गिरेगा, फिर जुलाई अगस्त में गिरता है, तब कुछ फल जो है दिसंबर में गिरते हैं जी। तो इस समय जो है फल लगे हुए हैं। तुड़ाई का कार्य जो है करीब 20 तारीख से 15-20 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। तो तोड़ने के लिए किसान भाइयों को कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो ये देख लें कि उसमें कि TS एसिड रेशियो क्या होती है, घुलनशील पदार्थ कितना है, उसकी एसिडिटी कितना है। आमतौर पर जो है 12:1 होता है या 14:1 होता है। इसका मतलब कि किन्नू बिल्कुल जो है पक करके तैयार हो गया है, उसकी तुड़ाई की जा सकती है। अब जहाँ तक रहा तुड़ाई करने की बात, कई बार मैं अभी देखिए क्लिपिंग में भी देख रहे थे, किसान भाई भी देख रहे होंगे कि उसमें डंडे से ऐसे तोड़ रहे हैं। उससे क्या होता है कि फल नीचे गलता है, फिर वो डैमेज हो जाता है। तो किसान भाई को ये कोशिश करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके उसको फल जो है उसको हाथ से तुड़ाई करें। हाथ को फल को जो है हाथ से पकड़ लें और धीरे से घुमा करके उसको तुड़ाई कर लें। अगर किसान भाइयों के पास क्लिपर्स है तो और भी अच्छा है, वो क्लिपर से उसको जो है बिल्कुल जो है टर्डियो फल से जो है उसको अलग कर दें। क्योंकि अगर उसमें डंठल लगा रहता है तो क्या होता है कि जब पैकिंग करते हैं किन्नू की तो उससे जो है एक दूसरे से उसमें जो है चोट होता है, पहुंचता है। चोट होने के बाद फिर उसमें जो है फंगल इन्फेक्शन होता है, उससे जो है पौधे जो है फिर भंडारण में जो है समस्या आती है। तो इन चीज़ों पे किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए, खास करके तुड़ाई पे। फिर आती है उसमें जो है कि तुड़ाई करने के बाद बहुत सारे प्रगतिशील किसान हैं जो कि जो है बाहर किन्नू भेजते हैं, दूसरे देशों में भी जाता है। तो आता है पैकेजिंग का, कि उसको पैकेजिंग कैसे किया जाए। तो पैकेजिंग के लिए उसमें क्या काम करते हैं कि ये डिब्बा होता है, गत्ते की डिब्बा होती है, आमतौर पे 10 किलो का होता है वो। तो 10 किलो के डब्बे में किन्नू की पैकिंग की जाती है और जहाँ तक हो सके उसमें 5% उस पर छिद्र होना चाहिए, जैसे कि हवा का आदान प्रदान अच्छी तरह होता रहे। और उसके बाद जो है उसमें जो है करीब 5 या 10 किलो की पैकिंग में होता है वो। और फल पैकिंग करने के पहले किसान भाइयों को ये पूरी कोशिश करना चाहिए, हर संभव कोशिश करना चाहिए कि उसको जो है पूरी धुलाई कर लें। और धुलाई करने के लिए जिसमें जो है 100 ppm क्लोरी वॉश होता है, क्लोरीन में डुबो करके उसकी वॉशिंग की जा सकती है। और जिन किसानों भाइयों के पास अगर वैक्सिंग की फैसिलिटी है तो उसको वैक्सिंग करके भी उसका पैकिंग करके उसका भंडारण कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए ये सावधानियां आपको बरतनी है जब आप तुड़ाई कर रहे हैं, और तुड़ाई के बाद पैकेजिंग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको किस तरह से करना है हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से बता दिया है, और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं सरसों फसल में समसामयिक कार्य और किन्नू के बागों की देखभाल के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या ईमेल आईडी पर मेल करके अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं, जिनके जवाब हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो जरूर आप तक पहुँचाएंगे। इस वक्त भी कॉलर जुड़े हुए हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, आइए जाने उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो फूल की खेती की जाती है तो इसकी जो हमारी मिट्टी की गुण होते हैं, जैसे कहीं पर भारी मिट्टी है, कहीं चिकनी मिट्टी है, कहीं काली मिट्टी है, कहीं दोमट मिट्टी है, तो कौन सी मिट्टी लेना चाहिए, इसका पीएच मान कितना होना चाहिए और हमें क्या क्या चीज करनी चाहिए जिससे मेरा फूल खूबसूरत हो, महक वाला हो, सुगंधित हो, बाजार में उसकी कदर हो, हमारा फूल महंगा बिके और न बिकने पे हमें घर में कौन सा प्रोसेसिंग करनी चाहिए जिससे मेरा फूल बर्बाद न होने पाए, आने वाले दिनों में भी हमें पैसा दे। बिल्कुल, अच्छा आपने सवाल किया है। क्या कहेंगे आप डॉक्टर अवस्थी, फल की अगर यहाँ पर बागवानी करनी है तो मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए, पीएच मान क्या होना चाहिए, क्या क्या अहम कार्य कर सकते हैं जिससे अच्छी उपज मिल सके, और अगर बिकवाली नहीं भी हो रही तो प्रोसेसिंग के लिए क्या कर सकते हैं हमारे किसान? देखिए, इसमें जो है फल लगाने के लिए जो है सबसे पहली बात होती है कि मिट्टी का परीक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है। और आमतौर फल वृक्षों के लिए जो है 7.5 से 8.5 तक का पीएच जो है सबसे अच्छा माना जाता है। विद्युत चालकता इसका जो है 0.5 डेसीसाइमंस पर मीटर होता है। और जो मिट्टी की अगर बात करते हैं तो सबसे अच्छी मिट्टी जो है दोमट या बलुई दोमट मिट्टी जो है उद्यानिकी फसलों के लिए सबसे अच्छा माना गया है। और फल वृक्ष लगाने की अगर बात करते हैं मिश्रा जी, जैसे फल वृक्ष लगाने की अगर बात करना है तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ता है कि आप गड्ढे की खुदाई अच्छी तरह से करें। आमतौर पर किसान भाई क्या काम करते हैं कि नर्सरी से पौधा लाते हैं और जितनी बड़ी उसकी पिंडी होती है उतना गड्ढा खोद करके उसको लगा देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आगे चल करके जैसे जड़ें जो हैं आपस में सिकुड़ जाती हैं, गहराई तक नहीं जाती है और धीरे धीरे पौधा मर जाता है। तो इसके लिए जब भी फल वृक्ष लगाना हो, चाहे आपको आम का लगाना हो, अमरूद का लगाना हो या किन्नू का लगाना हो, कोई भी फसल लगाना हो, तो ये ध्यान रखिए कि कम से कम जो है 60 बाई 60 मीटर का गड्ढा जो है होना चाहिए। और गड्ढे की खुदाई जो है गर्मी के महीने में, अप्रैल मई के महीने में करते हैं, जब तापमान जो है करीब 38-40 डिग्री सेल्सियस होता है, उस समय गड्ढे की खुदाई करना चाहिए, जैसे कि जो भी कीटाणु हो अंदर वो जो मर जाए।
फिर बरसात से पहले जो है गड्ढे की अच्छी तरह से भराई करते हैं। उसमें कम से कम जो है 40 से 50 किलो गोबर की खाद होनी चाहिए। उसके बाद जो है ऊपर तक की मिट्टी जो है नीचे डाल दें और नीचे वाली जो है ऊपर मिला करके उसको अच्छी तरह से भर दें। बरसात आने तक इंतज़ार करें। जब थोड़ी सी मिट्टी बैठ जाए फिर उसको लेवल करके पूरा उसको ज़मीन से उसको मिला दें। फिर उसके बाद जो है फल वृक्षों या जो भी आप चाहें उसकी रिपाई कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे इन्होंने प्रोसेसिंग का भी जिक्र किया, उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? प्रोसेसिंग के लिए देखिए कि जो प्रोसेसिंग तो बहुत सारे फल वृक्षों, आपकी किस फल वृक्षों में इन्होंने जानकारी चाहिए है ये तो क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूँगा जैसे कि किन्नू के बारे में, किन्नू में जो है प्रोसेसिंग की बहुत पोटेंशियल है जी। और इसमें जो है इसकी जूस निकाली जा सकती है, लेकिन इसमें चूँकि बीज की मात्रा बहुत अधिक होती है तो इसमें क्या करते हैं, जब प्रोसेसिंग करते हैं तो इसमें लिमोनिन जो होता है सीड में वो मिक्स हो जाता है। उसके बाद जो है इसकी जूस जो है कड़वा हो जाती है। इस पे हमारे यहाँ पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान में जो है इस पे शोध चल रहा है कि बीजों की संख्या कैसे कम की जाए, जैसे डायरेक्टली प्रोसेसिंग में जा सकता है। अब बाकी दूसरे फल वृक्ष हैं जैसे कि आप अमरूद की बात करें और आम की बात करें, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं जी। और चूँकि मिश्रा जी लखनऊ के आसपास के रहने वाले हैं तो वहाँ पे कि आम की बागवानी संस्थान है CISH लखनऊ है, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट भी है, वहाँ से संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल, तो मिश्रा जी आपके सभी सवालों का जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुँचा दिया है। और अब एक जो सवाल है व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास आ गया है। डॉक्टर राय, यह सवाल जो है आपके लिए है। ये भेजा है अंकुर सहाय जी ने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। इन्होंने पूछा है कि सरसों की फसल में पत्ती झुलसा और पाउडरी मिल्ड्यू रोग होने के मुख्य कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं और कैसे इन्हें रोकथाम इनकी की जाए? देखिए, उन्होंने दो बीमारियों की बात की है, तो डाउनी मिल्ड्यू और दूसरी पत्ती झुलसा जी। तो डाउनी मिल्ड्यू का जो प्रकोप है शुरू की अवस्था में फसल की वो होता है और ये कवक जनित, दोनों रोग कवक जनित हैं। और जहां तक डाउनी मिल्ड्यू की बात है तो इसका जो प्रकोप होता है कई बार जो सफेद रतुआ रोग है उसके साथ साथ ही होता है। तो इसमें जो सफेद रतुआ का जो लक्षण है वो अलग तरह का होता है, लेकिन ये डाउनी मिल्ड्यू का लक्षण अलग तरह का होता है। इसमें पत्तियां शुरू में जो है ना वो पेपर जैसी हो जाती हैं, जैसे पेपरी हो जाती हैं और वो फट जाती है जगह जगह से जी। और बाद की अवस्था में इसका जो प्रकोप है वो हमारे पुष्प क्रम में भी देखने को मिलता है। जिस तरह से सफेद रतुआ रोग का जो प्रकोप होता है वो हमारे पुष्पीय भाग में होता है और जो पुष्प के जो भाग हैं वो काफ़ी मांसल हो जाते हैं और तुड़े मुड़े से, जिसको कई बार लोकल भाषा में बारहसिंगा भी कहते हैं। तो इसके जो निदान की बात जहाँ तक है, इसके लिए रिडोमिल MZ नाम की एक कवकनाशी दवा आती है। इसका 0.2% घोल का छिड़काव करें अगर इसका है। अब बात करते हैं, या फिर एक मैनकोजेब दवा आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं 0.2% घोल का। दूसरी जो बीमारी है वो अल्टरनेरिया के द्वारा होता है, ये झुलसा रोग। ये थोड़ा सा बाद की अवस्था में, क्योंकि ये बुआई से करीब 50 दिन के बाद ये अमूमन देखने में आता है और पत्तियों की जो पौधा है उसमें निचली पत्तियों से शुरू होती है बीमारी और इसमें गोल छल्लेदार धब्बे बनते हैं और फिर ये धब्बे अगर अनुकूल परिस्थिति हो तो ये धब्बे धीरे धीरे ऊपर की पत्तियों पर भी आते हैं, तने पर आते हैं और बाद की अवस्था में फलियों पर भी ये बनते हैं। तो इससे जो फलियों में जो बीज बनते हैं उनकी गुणवत्ता भी कम होती है और उनके तेल का प्रतिशत भी कम हो जाता है, तेल की मात्रा भी कम होती है जी। तो इसके लिए जो हम लोग इसमें रिकमेंड करते हैं, एक तो मैनकोजेब 0.2% का छिड़काव करें या आइक्लोडियान एक दवा आती है फफूंदी नाशक, इसके 0.1% के घोल का छिड़काव कर सकते हैं। इससे इसका नियंत्रण हो सकता है इस बीमारी का। बिल्कुल, तो अंकुर सहाय जी आपने दो बीमारियों का जिक्र यहाँ पर किया था, दोनों के ही रोकथाम के बारे में हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से बता दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। पंजाब से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राम प्रसाद जी, आइए जान लेते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ, हमारे किन्नू के बूटे पीले पत्ते होके गिर रहे हैं बहुत ही। बिल्कुल, पत्ते जो हैं वो पीले होकर गिर रहे हैं। ये है राम प्रसाद जी का सवाल। इसका जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे राम प्रसाद जी, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हम जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक का है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ तो पर्यावरण तो खराब करेगा, गेली हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का ताना जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं सरसों की फसल में समसमाए कार्यों के बारे में और किन्नू के बागों की देखभाल के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो जल्दी से आप हमारे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप या फिर ईमेल आईडी पर कॉल या मैसेज या मेल करके अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे एक कॉलर रामप्रसाद जी ने पूछा था कि किन्नू के जो पत्ते हैं वो पीले होकर झड़ रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है और क्या किया जाए? तो डॉक्टर अवस्थी क्या कहेंगे आप? हाँ राम प्रसाद जी, जो आपके पत्ते जो है पीले पड़ रहे हैं, इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो उसमें जो है कि नाइट्रोजन की कमी की वजह से होता है। अगर आपने उचित समय में जो है नाइट्रोजन की मात्रा में अगर कटौती की होगी तो उसकी वजह से इसका दुष्प्रभाव जो है बाद में चल करके पड़ता है और पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं। और दूसरा है फास्फोरस की वजह से। और एक तीसरा कारण ये होता है कि किसान भाई अक्सर ये सोचते हैं कि हम अगर सिंचाई अधिक देंगे तो उसमें फल जो है बड़े हो जाएंगे और उसमें जो है उसकी फल का वजन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अधिक सिंचाई देने की वजह से भी जो है उसमें जो है कई बार पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं। तो आप इन 2-3 चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई इस समय खास करके बिल्कुल न करें, नहीं तो इसकी गुणवत्ता पे इसका असर पड़ेगा। और नाइट्रोजन फास्फोरस की अनुशंसित मात्रा में उसकी खाद दें। जैसे कि अगर आपका फल वृक्ष जो है इस समय फलन में है तो उसमें 600 ग्राम नाइट्रोजन होता है, 400 ग्राम फास्फोरस होता है, 600 ग्राम पोटेशियम होता है। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के रूप में मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर इसको आपको देना है यूरिया से, सिंगल सुपर फॉस्फेट से और म्यूरेट ऑफ पोटैश द्वारा, तो जो बताई गई हुई मात्रा है, जैसे 600 ग्राम मैंने नाइट्रोजन बताया तो उसको 2.14 से गुणा कर ले। फास्फोरस को जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट से देंगे आप 6.25 से कर लें। और इसको म्यूरेट ऑफ पोटाश को जो है 1.74 से गुणा करके उसके बाद जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश और यूरिया आप दे सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया है आपको राम प्रसाद जी। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से इंदर सिंह जादौन जी। आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो, नमस्ते। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल यह है मैम कि हमारे इधर संतरा होता है, संतरा किनो या नींबू, तो संतरा में क्या होता है, उनकी वानस्पतिक वृद्धि हो जाती है, फल नहीं आता है, तो क्या कब सिंचाई करे, कब सिंचाई नहीं करे, क्या क्या ध्यान रखे? दूसरा नींबू वर्गी जो है उसमें फटते हैं, फल फटते हैं, फल फटने की भी समस्या है। जी जी जी, डॉक्टर अवस्थी क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें आप उज्जैन से बोल रहे हैं तो इसमें जो है जो संतरे वाली फसलें होते हैं या जो नींबू वर्गीय फसलें होती हैं, पहले आपको ये देखना चाहिए कि जो आप वैरायटी लाए हैं
वो जो है कि कहाँ से आप लाए हैं, क्योंकि कई बार होता है कि लोग क्या नर्सरी से, अगर आप प्राइवेट नर्सरी या किसी और कहीं और दूसरे जगह से लेते हैं तो कई बार वो बीजू पौधे दे देते हैं, और बीजू पौधे आपको पता है कि 10 से 12 साल के पहले जो है उसमें फल नहीं आएंगे, और जो फल आएंगे उसकी गुणवत्ता बिल्कुल जो है अच्छे स्तर की नहीं होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे कि आप उसका बताया कि नींबू में फल फटने की समस्या है, तो आप एक बार अपने मिट्टी का परीक्षण करवा लीजिए। आजकल सॉइल हेल्थ कार्ड की फैसिलिटीज़ है कि कहीं उसमें बोरोन की मात्रा की कमी तो नहीं है। कई बार बोरोन की मात्रा की कमी की वजह से भी जो है इस पर जो है फल फटने लगते हैं, या तो क्या होता है कि कई बार जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि 38 या 35 डिग्री 38 डिग्री टेम्परेचर है, उसके बाद सडनली क्या होता है कि किसान बहुत उसकी सिंचाई कर देता है, भारी सिंचाई कर देता है। बहुत सिंचाई करने की वजह से भी जो है फल फटने लगते हैं। और फल फटने के रोकने के लिए जो है आप चाहें तो 100 ppm जो है बोरॉन का स्प्रे कर सकते हैं। बिल्कुल, तो क्या कर सकते हैं आप इंद्र सिंह जी, हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न डॉक्टर राय आपके लिए है, व्हाट्सएप के माध्यम से आया है। मोहर सिंह रत्नागर जी का सवाल है, जांजगीर चंपा छत्तीसगढ़ से। इन्होंने पूछा है कि सरसों की खेती कब करें और क्या खास बातें हैं जिनका ध्यान रखें। देखिए, सरसों की जो फसल है एक प्रमुख तिलहनी फसल है और रबी की फसल है, और अमूमन इसकी जो बुआई है वो अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में की जाती है। और सरसों की फसल लेने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। एक तो खेत की अच्छे से तैयारी करें, इसमें भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, खेत की अच्छे से जुताई करके तैयार करें। और इसमें बीज जो है ना उसके भी बड़ा महत्व है कि आपके एरिया के लिए जो संस्तुत वैरायटी है तो आपके उसी प्रजाति का इस्तेमाल करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसकी जो बिजाई करते हैं, हम बुआई करते हैं, वो अगर आप लाइन से करेंगे तो लाइन से लाइन की दूरी अगर करीब 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखेंगे तो जो पहली सिंचाई करते हैं हम 35 से 40 दिन के आसपास बोलते हैं कि पहली सिंचाई दें, और इसमें 2 ही सिंचाई की आवश्यकता है। तो पहली सिंचाई 35 से 40 दिन के आसपास होती है। उसके बाद इसमें कुछ खरपतवार आते हैं, तो उन खरपतवारों को निकालना थोड़ा आसान होता है। अगर लाइन सोइंग की हुई है तो खरपतवार आसानी से निकाले जा सकते हैं। और अगर किसी कारणवश जो घनी हो गई है फसल, हालांकि इसमें हम 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का बीज दर का हम संस्तुति करते हैं, फिर भी अगर फसल काफी घनी हो गई है तो इसका विरलीकरण भी हम 15 से 20 दिन की अवस्था में जब फसल होती है तो उस समय करने की रिकमेंडेशन करते हैं। और इसमें जहाँ तक उर्वरक प्रबंधन की बात है तो हम इसमें नत्रजन 80 किलोग्राम, जिसके लिए अगर आप यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो 180 किलोग्राम यूरिया, और फास्फोरस और पोटाश 40-40 किलोग्राम इसकी संस्तुति करते हैं। और अगर आप अच्छी फसल लेना चाहते हैं तो और थायो यूरिया का भी प्रयोग कर सकते हैं 500 ग्राम 500 लीटर पानी में घोल बना करके। पहला जो छिड़काव है करीब 50 दिन के आसपास, और दूसरा छिड़काव फलियां बनते समय कर सकते हैं। तो ये तो मोटे मोटी बातें होंगी। बाकी हमारा जो सरसों अनुसंधान संस्थान है, भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान, यहाँ का नंबर भी आपको मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट भी है और उस पर भी आप नंबर मिल जाएंगे। आप पूरी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, आपकी एरिया के लिए कौन सी प्रजाति अच्छी होगी। तो अमूमन आप बेशक करिए सरसों की खेती और ये इससे आप लाभ कमाइए, बहुत अच्छी फसल होगी। अगर आप बाकी चीजों का ध्यान रखते हैं तो तकरीबन 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उपज आप आराम से ले सकते हैं इस बिल्कुल। तो किस तरह से आप कर सकते हैं रत्नागर जी सरसों की खेती, आपको हमारे विशेषज्ञ ने काफी अच्छे और स्पष्ट तौर पर बता दिया है। और एक और सवाल डॉक्टर राय आपके लिए आ गया है, अजय कुमार सिंह जी ने भेजा है बरेली उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने लिखा है कि सरसों के पौधे में कभी कभी जमीन की सतह से लगभग 4 इंच ऊपर तने में गांठ बन जाती है जहां से पौधा गिर जाता है, क्या किया जाए? इसमें जो ये समस्या बता रहे हैं, इस तरह की समस्या अमूमन आती है। हमारा जो एक सफेद तना गलन रोग आता है, ये कवक जनित रोग है और जिसमें इसका प्रकोप होता है हमारी जो फसल में जब ये फूल पंखुड़ियाँ झड़ने लगती हैं और फलियां बनना स्टार्ट होती हैं, उस समय कई बार ये बीमारी देखने में आती है। और थोड़ा समय बीतने के बाद ऐसा लगता है कि पूरी फसल जो आपकी खेत में है उसमें कुछ पौधे बीच में पक रहे हैं, मतलब वो सूखने लगते हैं पौधे।
तो इसका एक तो ये है कि इस तरह की बीमारी का अगर प्रकोप किसी खेत में आपने देखा है तो उस खेत में अगली बार अगर आप सरसों की बुआई करने जा रहे हैं तो बीज को जो है वो शोधित करके बोएं। और इसके लिए कार्बेंडाजिम एक रसायन आता है फफूंदीनाशक, इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसको उपचारित कर लें। और जब मौसम में अभी जैसे आने वाले कुछ दिनों के बाद इस बीमारी का प्रकोप हो सकता है तो ये ध्यान रखें आप खेत में, तो उस समय हमारी जो संस्तुति है वो इसी कार्बेंडाजिम दवा का 2% का घोल बना करके इसका छिड़काव करने की हम लोग सलाह देते हैं। बिल्कुल, तो क्या करना है अजय कुमार जी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। कांगड़ा से हमारे साथ तिलक राज जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। मैंने ये बोला था कि मेरे को ना, मैंने नींबू के पौधे लगाए हैं, 100 पौधा लगाया हुआ है, 6 साल का हो गया, उसमें फ्रूटिंग बहुत कम आती है, तो क्या किया जाए? बिल्कुल, 6 साल हो चुके हैं, फ्रूटिंग कम आ रही है, समस्या है जिसका समाधान आप तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको फिर से थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हम ले रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ठीक है। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ, किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ, तो पर्यावरण तो खराब करेगा, ये हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का ताना जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के होज हैं। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम लगातार बात कर रहे हैं सरसों में समसामयिक कार्यों की और किन्नू के बागों की देखभाल के बारे में। और आपके पास कोई सवाल है तो जल्दी से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। माध्यम आपको पता है, लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी किए जा रहे हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले तिलक राज जी ने पूछा था कि फ्रूटिंग कम हो रही है, 6 साल हो गए हैं नींबू का पेड़ लगाए हुए, क्या कहेंगे आप इसको लेकर डॉक्टर अवस्थी? देखिए, इसमें जो है पुष्प जो आते हैं वो कई बार कम आते हैं जी। उसके कई कारण हो सकते हैं कि जैसे कि कई बार क्या होता है कि जब पुष्प आते हैं तो उसमें जो है तापमान अगर ज़्यादा होता है, जैसे कि इस बार हुआ है। आमतौर पर किसान जो है इस बार किन्नू के फल जो है बहुत कम लगे हैं, क्योंकि अप्रैल मई के महीने में तापमान बहुत ज़्यादा था, उससे ये प्रभावित होता है। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि समस्या ये है इनकी कि फल जो है 6 साल का पौधा हो गया और उसमें जो है कि फल कम लगते हैं। तो इसके लिए ये पहली तो बात है कि ये इसमें जो है सुनिश्चित मात्रा में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो भी रिकमेंडेड डोज है नींबू के लिए उसको वो डालें। और जब पुष्प आते हैं, जैसे कि किन्नू में अगर किन्नू या नींबू में जब भी पुष्प आते हैं, पुष्प आने के 10 से 15 दिन पहले एक बार जो है
1 ml प्लानोफिक्स आता है। प्लानोफिक्स करके एक हार्मोन है, पर प्रति लीटर पानी में उसका घोल मिला करके उसका एक छिड़काव करें। 2-3 स्प्रे करें, एक तो सरसों के आकार पे करें और उसके बाद फिर मार्बल स्टेज पे करें। अगर 3 स्प्रे करते हैं, एक पुष्प आने के पहले, एक सरसों के आकार का जब होता है और एक मार्बल स्टेज पे होता है, तो इस पर जो है इनकी जो है फल जो है पुष्प भी अच्छे लगेंगे, फल और फूल भी जो है अच्छी तरह से आएंगे और फल जो है जो लगेंगे वो रुकेंगे भी, वो गिरेंगे नहीं। इससे इनकी जो है उपज बढ़ सकती है। बिल्कुल, तो ये था आपके सवाल का जवाब तिलक राज जी। बढ़ते हैं आगे। यमुनानगर हरियाणा से शिवराज सैनी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो हेलो, शिवराज जी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी, आप टीवी पर ध्यान मत दीजिए, फोन पर हमसे बात कीजिए, अपना सवाल पूछिए। राम राम जी। जी राम राम, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल यह है कि जनवरी में सरसों की कौन सी वैरायटी बोई जा सकती है? जनवरी में सरसों लगाना चाहते हैं, उसकी वैरायटी के बारे में जानना चाहते हैं डॉक्टर राय, क्या ये वैरायटी हो कोई? जी पछेती कोई किस्म है जिसके बारे में आप जानकारी देना चाहें डॉक्टर राय? देखिए, अब जनवरी में तो काफी लेट हो जाएगा क्योंकि ये बोल रहे हैं हरियाणा से नहीं? जी यमुनानगर हरियाणा से। हाँ, हरियाणा से, तो ये काफी लेट हो गए हैं। फिर भी कुछ प्रजातियां हैं, 1-2 प्रजातियां जिनको मैं इनको रिकमेंड करूंगा अगर ये लगाना चाहते हैं। एक तो DRMR 150-35 करके प्रजाति है और दूसरी पूसा मस्टर्ड 28 या पूसा मस्टर्ड 25। अगर इसका बीज जो है ना वो आप देख लें वहाँ आपके IRI से, पूसा संस्थान जो दिल्ली में है, वहाँ की दोनों प्रजातियां हैं, PM25 और PM28। इनका अगर बीज मिलता है तो वहां से ले सकते हैं बीज और इसको लगा सकते हैं। और DRMR 150-35 वो हमारे यहाँ की प्रजाति है, तो अभी संभवतः बीज उपलब्ध है, अगर लगाना चाहेंगे तो ये लगा सकते हैं। बिल्कुल, वैसे काफी देर हो चुकी है, बिल्कुल समय काफी निकल चुका है, लेकिन तो ये लगाएं, थोड़ा उत्पादन कम होगा क्योंकि सरसों की फसल में अमूमन क्या है, जैसे जैसे हम देरी करते हैं बुआई में तो उत्पादन जो क्षमता है वो कम होती चली जाती है। बिल्कुल, सही समय पर इसके लिए बुआई करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में डॉक्टर राय आपसे जानना चाहेंगे, पाले का जिक्र हुआ था शुरुआत में, पाले से अपनी फसल को बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इस संबंध में क्या कहेंगे आप? इसमें जैसा मैं शुरू में ही बोल रहा था कि अभी कुछ पिछले 2-3 दिनों से देखने में आ रहा है कि ये शीतलहर जैसी स्थिति बन रही है और संभवतः आने वाले दिनों में जैसा पूर्वानुमान मौसम का है तो उसमें पाले की संभावना बन सकती है क्योंकि ये ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। और पाला कब पड़ेगा ये किसान भाई थोड़ा सा समझे। अगर किसी दिन जैसे सुबह दोपहर तक जो है ना वो तेज हवा चल रही है, शीत लहर चल रही है और जमाव बिंदु तक उसका तापक्रम आ जाता है ठंडी हवाओं का, और दोपहर बाद अचानक से एकदम हवा बंद हो जाती है, तो ये क्लियर कट एक लक्षण होता है कि पाला पड़ने की संभावना है। तो ऐसे में 1-2 उपाय जो मैं बताना चाहूंगा किसान भाइयों को। एक तो पुराना उपाय है, इसमें आसपास जो भी पुआल या गोबर या कुछ भी इस तरह की चीज पड़ी हो तो रात को 8 बजे के आसपास जो उत्तर पश्चिमी जो खेत है उसकी दिशा में अगर ये धुआं करते हैं और सुबह तक, तो पाला अमूमन तीसरे या चौथे पहर में रात को आता है। तो ये धुआं करने से क्या है, आसपास का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है, इससे पाले की संभावना कम रहती है। दूसरा, अगर सिंचाई नहीं किए हो और सिंचाई करनी है तो उस समय अगर किसान भाई सिंचाई करते हैं तो इससे भी फसल को पाले से बचाया जा सकता है। आपकी रिपोर्ट में भी बताया कि 0.1% गंधक का छिड़काव कर सकते हैं पाले की रोकथाम के लिए। इसके अलावा 0.3% का मैंकोजेब का छिड़काव कर सकते हैं। एक थायो यूरिया, क्योंकि अभी जैसे 50 दिन के आसपास की फसल है और आगे अगर संभावना बनती है और थायो यूरिया का इस्तेमाल नहीं किया है तो थायो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। 500 ग्राम को 500 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करते हैं। इसमें सल्फर होता है, गंधक होता है, गंधक की वजह से आपकी फसल को पाले से बचाया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये तमाम उपाय हैं जो हम कर सकते हैं अपनी फसल को पाले के प्रकोप से बचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे। हिसार हरियाणा से पवन जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आइए जाने उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर, मैं बोल रहा हूँ जी हिसार हरियाणा से जी। जी अपना सवाल पूछिए सर। किन्नू का बाग लगा रखे हैं मैडम जी, तो उसके अंदर खाद कौन सी डालें जी?
किन्नू का बाग आपने लगाया है, खाद कौन सी डालनी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर अवस्थी आप? हाँ पवन जी, जैसे कि खाद के बारे में बताया हूँ कि इसमें दो अवस्था होती है खाद डालने की, एक तो जब फलत में हो और एक अफलत में हो। तो जैसे कि आप बाग लगाते हैं शुरू के जो है 2-3 साल तक, एक मैं मात्रा बता रहा हूँ आपको, जैसे कि 100 ग्राम उसमें नाइट्रोजन दिया जाता है, 50 ग्राम फास्फोरस दिया जाता है और 100 ग्राम पोटेशियम दिया जाता है। और रासायनिक खाद में अगर फलत स्थिति में है तो उसमें 600 ग्राम नाइट्रोजन होता है, 400 ग्राम फास्फोरस होता है और फिर 600 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटेशियम होता है। अब इसके साथ जो है आपको गोबर की खाद अगर आपके पास है तो गोबर की खाद अवश्य दीजिए। उसमें जो है कम से कम 40 से 50 किलो प्रति पौधा जो है उसमें गोबर की खाद आप डालने की कोशिश करिए। और साथ में अगर आपको ट्राइकोडर्मा मिल जाता है, अगर ट्राइकोडर्मा मिल जाता है तो उसमें जो है ट्राइकोडर्मा मिला करके खाद डालेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जो फाइटोप्थोरा नाम की बीमारी जो आती है उससे भी आप बचाव कर सकते हैं। और नाइट्रोजन की मात्रा आपको जो है 3 बार में देना है, 3 बार में देना है। एक बार फरवरी में देना है, दूसरा आपको जुलाई अगस्त में देना है और फिर उसके बाद जो है अप्रैल में देना है। तो ये डोज है, अगर आप इसको सुनिश्चित रूप में देते रहिए तो आपके फल जो अच्छे लगेंगे और पौधे का बढ़वार भी अच्छी तरह से होगा। तो इस तरह से आप खाद प्रबंधन कर सकते हैं पवन जी। बिल्कुल, लगातार हमारे दोनों विशेषज्ञ आपको जानकारियां दे रहे हैं कि किस तरह से अच्छी उपज आप हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हम जानकारी दे रहे हैं सरसों में किए जाने वाले समसमाई कार्य और किन्नू बागों की देखभाल के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो जल्दी से हम तक पहुंचाइए, क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है। और एक सवाल मेरे पास आ गया है मध्य प्रदेश से सुनील जी का। इन्होंने पूछा है कि संतरे के पौधे में माहू लगा हुआ है, इसके लिए क्या उपाय करें? इसके लिए जो है जो सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, जैसे पे 2 स्प्रे आपको करना पड़ेगा। एक तो जैसे कि कॉन्फिडॉर होता है, कॉन्फिडॉर जो है उसका 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसका स्प्रे करें। और इसकी स्प्रे जो है आप 1-1 महीने के अंतराल पर करते रहे। उसके बाद आप जैसे कोई भी सूटेबल माइटिसाइड्स मिल जाए, जैसे कि क्लोनोफैक है या दूसरी डाइक्लोनोफैक है,
तो ये दोनों में से कोई अगर मिल जाए तो उसकी आप स्प्रे कर सकते हैं 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। बिल्कुल, तो सुनील जी आप इस तरह से प्रबंधन कर सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर अवस्थी, अगर हम किन्नू की बात करते हैं तो एक रोग है जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है इसकी बढ़वार को या फिर कहें इसके बागों को, जिसे हम सिट्रसिला के नाम से जानते हैं। इसके बारे में बताइए, क्योंकि हमारे जो किसान हैं इससे काफ़ी परेशान रहते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इस समय जो है किसान जो है सिट्रसिला से जो है बहुत ही परेशान रहता है, क्योंकि उसमें क्या होती है कि ये बिल्कुल जो है सिट्रसिला का अटैक जो है करीब फरवरी में जब नए कोपल निकलना शुरू होते हैं उस समय मच्छर की तरह होते हैं और नीचे आपको पत्ती में देखेंगे कि पूरा भरा रहता है और धीरे धीरे ये रस चूस करके पूरे पौधे को सुखा देते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है आजकल पूरे सिट्रस इंडस्ट्री में। तो इसकी रोकथाम के लिए बहुत ही सिस्टमेटिक वे से जो है प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स लेना पड़ता है शुरू से, खास करके जैसे कि आपको अभी भी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि कॉन्फिडोर का स्प्रे 0.5 ml पर लीटर ऑफ वाटर, उसको रेगुलर जो है स्प्रे कम से कम 1 महीने के इंटरवल पे करते रहना चाहिए। राइट फ्रॉम जुलाई अगस्त बरसात के बाद ही इसको कंटिन्यूस करते रहना चाहिए। हालांकि इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग कम करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है। उसके बाद जब फरवरी में आता है समय, जब इसमें प्रकोप की संभावना ज़्यादा आती है, तो एक दवा है स्पिनोसिड करके होता है। स्पिनोसिड जो है 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप 2 स्प्रे कर दीजिए, तो इससे आप जो है अपने पौधों को सिट्रसिला से बचा सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए एक बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे किसानों के लिए, तो ऐसे में आप किस तरह से इसका समाधान हासिल कर सकते हैं हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर राय का यहाँ पर रुख करना चाहूँगी। पाउडरी मिल्ड्यू और पत्ती झुलसा के बारे में आपने बताया था, और भी कोई रोग हैं जो हमारी सरसों की फसल को प्रभावित करते हैं और किस तरह से उनसे निजात पाया जाए? देखिए अभी कुछ दिनों के बाद जो सबसे पहला रोग देखने में आता है शुरू में, वो आता है सफ़ेद रतुआ रोग। और इसमें जो शुरू के लक्षण वो पत्तियों पर आते हैं। पत्तियों की ऊपरी सतह पर देखेंगे तो थोड़ा पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, और पत्तियां पलट के देखेंगे तो निचले हिस्से पर ये छोटे छोटे धब्बे फफोले बनते हैं सफ़ेद रंग के। और शुरू में ये फफोले छोटे छोटे होते हैं और बहुत सारे फफोले मिल करके ये आपस में मिल के बड़े आकार ले लेते हैं। तो ये सफ़ेद रतुआ का शुरुआती लक्षण है। बाकी इसके लक्षण जो फूल बनने के साथ ही जो पुष्पीय भाग हैं वो काफ़ी जो इसका डंठल है वो मांसल हो जाता है, और इसमें जो पंखुड़ियाँ हैं और वो उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है लीफ जैसी स्ट्रक्चर होकर के, और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इसलिए इसको बारहसिंगा भी कहते हैं। तो ये कवक जनित रोग है, और इसका जो शुरू में हम लोग इसके लिए निदान की जहाँ तक बात है कंट्रोल की, तो इसके लिए सीड ट्रीटमेंट की हम लोग संस्तुति करते हैं, और इसमें अपरांत 35 ST 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसका उपचारित करना चाहिए। दूसरा, अभी जब पत्तियों पर ये बीमारी आती है और कुछ अगर ज़्यादा दिखने में आती है तो इसमें रिडोमिल एमजेट नाम की दवा आती है, इसका छिड़काव कर सकते हैं 0.2% घोल का, या मैनकोजेब 0.2% का। इसके बाद एक इसमें बीमारी आती है हमारी जो सफ़ेद तना गलन रोग, जो किसी किसान भाई ने पूछी थी। तो इसके लिए भी हम शुरू में बीज शोधन की बात करते हैं, कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से। और अगर खड़ी फसल में इस बीमारी का प्रकोप है तो इसमें कार्बेंडाजिम का ही छिड़काव करते हैं 0.2% के घोल का। तीसरी जो बीमारी अमूमन आजकल देखने में आ रही है, थोड़ा तेज़ी से फैल रही है, वो पाउडरी मिल्ड्यू है। और पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी जब फसल पकने की अवस्था में आती है, उससे 1 आध महीने पहले, तो कई बार तापमान एकदम से बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में पूरी जो फसल है ऐसा लगता है जैसे डस्ट या चाक पाउडर बना करके और पूरी बुरकाव कर दिया गया है इसमें फसल में। तो इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर ये कटाई से 10-15 दिन पहले इस तरह के लक्षण आते हैं तो उस समय कोई कंट्रोल मेजर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब तक जो बीज है उसका फलियों से संपर्क टूट गया होता है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर यही बीमारी महीने भर पहले, कटाई से महीने भर पहले आती है, तो इसमें जो एक सल्फर डस्ट का छिड़काव करना चाहिए किसान भाइयों को। इसके अलावा केराथिन एक दवा आती है फफूंदीनाशक, उसका 0.1% का घोल छिड़काव कर सकते हैं। तो ये प्रमुख बीमारियां। इसके अलावा हमने पीछे भी चर्चा करी जो ये सफ़ेद, ये अपना काला झुलसा रोग,
जो अगेन ये भी जो फफूंदीजनक है, अल्टरनेरिया का स्पीसीज है, इसके द्वारा होता है। इसमें भी जो पत्तियां हैं इस पे जो गोलाकार छल्ले जैसे धब्बे बनते हैं, और ये धब्बे बाद में तने पर, डंठल पर और इसके बाद फलियों पर भी बनते हैं। तो इसके कंट्रोल के लिए हम माइक्रोडियान 0.1% या मैनकोजेब 0.2% की घोल का छिड़काव कर सकते हैं, और जरूरत पड़ती है तो 15 दिन बाद जो है दोबारा छिड़काव कर सकते हैं इसका। बिल्कुल, तो ये तमाम प्रमुख रोग हैं जो सरसों की फसल को प्रभावित करते हैं, और अगर हम इस तरह से उनका नियंत्रण कर लेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी फसल जो है वो स्वस्थ रहेगी और हमें अच्छी गुणवत्ता वाला अधिक उत्पादन हासिल हो पाएगा। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे विशेषज्ञ ने इतनी विस्तृत जानकारी आपको दी है। हम उम्मीद करते हैं ये सब आपके लिए फायदेमंद जरूर साबित होंगे। और डॉक्टर राय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने सभी को जागरूक किया है कि किस तरह से सरसों की फसल में वो समसामयिक कार्य कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ हम अब डॉक्टर अवस्थी का रुख कर लेते हैं। अंतिम सवाल आपसे, हमारे किसानों को क्या कहेंगे? सर्दियां दस्तक दे रही हैं, बागों की देखभाल में ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, सर्दी से बचाव कैसे करें? हाँ, सर्दी से जो है बचाव करना बहुत ज़रूरी होता है, और ख़ास करके अगर फल वृक्षों की बात करें तो उसमें जो है सर्दी का प्रकोप होता है जी। तो इसमें जो है किसान भाई जो यद्यपि इसमें जो है इस समय सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसा कि वो बता रहे हैं कि उसमें जो है कि पाले की संभावना है या कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसमें हल्की सिंचाई कर सकते हैं जी। दूसरी चीज़ है जो मैं अपने अनुभव से बताना यहाँ पे चाहूँगा कि राजस्थान के किसान जो है वो पाले के आने की संभावना अगर होती है तो वहाँ पे एक लसोड़ा करके एक वृक्ष होता है, लसोड़ा का पौधा होता है, तो सबसे पहले पाला आने के पहले सबसे पहले उस पर असर दिखता है। अगर वो देख लें कि इसमें लसोड़ा जो है उस पर जल गया है या कोई इस तरह की चीज़ हुई है तो तुरंत किसान भाई उसमें सिंचाई कर सकते हैं या धुआं जला करके जो है पौधों को अपना बचा सकते हैं। तो इस तरह से आप पाले से भी अपनी फसल को बचा सकते हैं। बागों की देखभाल आप इस तरह से करके अपनी फसल का अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। तो डॉक्टर अवस्थी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने जाना सरसों में समसामयिक कार्य और किन्नू के बागों की देखभाल के बारे में। अब आपको बता देते हैं हमारे अगले कार्यक्रम के क्या विषय रहने वाले हैं। अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में, और साथ ही साथ आपको जागरूक करेंगे हम गेहूं फसल की देखभाल के बारे में। दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं। आपके पास कोई सवाल है तो पहले ही हम तक आप पहुंचा दीजिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। और इसके साथ ही आपको बता दें फेसबुक के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक को जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहाँ हमारा पेज खुलेगा। आप अपने जो सवाल है, कोई सुझाव है कार्यक्रम के लिए पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-11306, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। साथ ही QR कोड भी आपको दिखा रहे हैं, आप इसे स्कैन कर लीजिए। अगर दोबारा देखना चाहते हैं हमारा ये कार्यक्रम तो इसके माध्यम से आप सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर, और तमाम पुनः जो है जानकारियां हासिल आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर से हाजिर होंगे नए विषय, नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। दूरदर्शन किसान पर।
किसान, बदलते भारत की शान। मॉडर्न पिथियन गेम, एंशिएंट पिथियन गेमों से प्रेरित प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशनल गेम में विश्व का पहला कल्चरल आंदोलन अब 12 से 15 दिसंबर के बीच ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में, जहां आप देश और विदेश की कई टीमों के साथ आर्ट और कला के क्षेत्र में एक कंपटीशन के रूप में देखेंगे और इन गेमों से पूरे विश्व को विश्व शांति का संदेश यहां से जाएगा। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।